तो आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं हम लोग क्या देखेंगे। सबसे पहले एंटिटी सेट देखेंगे, क्या एंटिटीज होता है डेटाबेस में, क्या उसमें रिलेशनशिप होता है, रिलेशनशिप के बाद ईआर मॉडल क्या होता है, कैसे उसको कंस्ट्रक्ट करते हैं, और उन सब के बीच में कार्डिनलिटी मैपिंग, और ये उसके बाद ये जनरलाइजेशन, स्पेशलाइजेशन, इनहेरिटेंस और एग्रीगेशन, ये चार इंपॉर्टेंट टर्म्स है। तो ये क्या होता है और ये एक प्रोसेस होता है, ठीक है, ये चारों बस। उसके बाद रिलेशनल मॉडल क्या होता है, और उसके बाद कॉर्ड्स का रूल, ठीक है। ये 12 रूल होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी डेटाबेस, इफेक्टिव डेटाबेस बनाने के लिए। ये 12 रूल्स को फॉलो किया जाता है, जो कि कॉर्ड्स ने दिया था, ठीक है। कॉर्ड्स एक साइंटिस्ट थे शायद, और उन्होंने उन्होंने ये रूल्स दिए थे। तो ये सब चीज देखते हैं, ये आज का एजेंडा रहने वाला है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एंटिटी सेट और कीज से, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे एंटिटी सेट का डेफिनेशन शायद आगे लिखा हुआ है। तो सबसे पहले एंटिटी सेट का हम ऐसे ही बता देते हैं। एंटिटी सेट क्या होता है ना, एंटिटी मतलब कि जैसे मान लो अगर हमको किसी चीज का डेटाबेस बनाने के लिए बोल दिया गया, ठीक है। जैसे हमको स्कूल का डेटाबेस बनाने के लिए बोल दिया गया, तो उसमें जो जो रियल वर्ल्ड चीजें हैं ना, जिनका हम लोग डेटाबेस में डेटा स्टोर करना चाहते थे, हैं, ठीक है। जैसे कि स्टूडेंट और टीचर्स हो सकते हैं, डिपार्टमेंट हो सकता है, ठीक है। तो वो सब चीज जिसका कुछ एट्रीब्यूट्स हो या फिर जिसका कुछ प्रॉपर्टीज हो, तो उसका डेटा हम स्टोर करेंगे। तो उन सबको जो 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 रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स जनरली बोल सकते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट्स, पर्सन या फिर कुछ भी हो सकता है, उन सबको हम क्या बोलते हैं, एंटिटी बोलते हैं, ठीक है। और उन सब का जैसे मान लो कि स्टूडेंट के केस में एक स्टूडेंट नहीं होगा, तो 20 स्टूडेंट होगा, 30 स्टूडेंट होगा, तो उसी को एंटिटी सेट बोलते हैं, ठीक है। तो 30 स्टूडेंट्स को एंटिटी सेट बोलेंगे, और एक स्टूडेंट को एक एंटिटी बोलेंगे, ठीक है। यानी कि एक रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट को एंटिटी बोलते हैं। और उसके बाद कीज क्या होता है, ठीक है। तो की क्या होता है, की इज एन एट्रीब्यूट और कलेक्शन ऑफ एट्रीब्यूट्स दैट कैन यूनिकली आइडेंटिफाई एन एंटिटी अमॉन्ग द एंटिटी सेट, ठीक है। जैसे मान लो एंटिटी सेट में ना एक 30 स्टूडेंट्स है, ठीक है। तो 30 स्टूडेंट्स में उन सबका एक कोई यूनिक प्रॉपर्टी होगा, जैसे कि उनका एक यूनिक प्रॉपर्टी हो सकता है रोल नंबर, ठीक है। तो उस प्रॉपर्टी से क्या होगा, हम लोग उस 30 एंटिटी सेट में से किसी एक सिंगल एंटिटी, जैसे कि मान लो कोई राहुल नाम का स्टूडेंट है या फिर अमन नाम का स्टूडेंट है, ठीक है। तो उसका हम क्या करते हैं, उसका हम रोल नंबर अगर जानते हैं कि 15 है, तो 15 रोल नंबर से हम उसको यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यानी कि ऐसा नहीं होगा कि 15 रोल नंबर का कोई दूसरा भी होगा। मतलब कहने का बात यही है कि जो एंटिटी होगा, एंटिटी में बहुत एंटिटी सेट में बहुत सारे एंटिटी होंगे सिमिलर टाइप के, ठीक है। एक एंटिटी सेट जैसे स्टूडेंट का एंटिटी सेट है, तो उसमें हो सकता है 30-50 एंटिटीज हो। ओके, तो उन सब का में एक जिसको यूनिकली आइडेंटिफाई जो करता हो, उसी को की बोलते हैं, ठीक है। ऑडियो वीडियो क्लियर है ना अभी तक? कोई कंफर्म कीजिए, शायद हमारे जिनको पता हाँ उनको वैसा कुछ दिख नहीं रहा वीडियो वीडियो सही है। है। चलिए, थैंक यू। और ये चीज चल रहा है। हाँ, तो उसके बाद की किसको बोलेंगे, जो उन एंटिटी सेट में एक सिंगल एंटिटी को यूनिकली आइडेंटिफाई करे, ठीक है। फॉर एग्जांपल रोल नंबर ऑफ ए स्टूडेंट मेक्स हिम हर आइडेंटिफिकेबल अमंग ऑल स्टूडेंट, ठीक है। तो वही बात है जो रोल नंबर वाला बोले कि रोल नंबर यूनिकली आइडेंटिफाई करता है, ठीक है। उसके बाद कहते हैं सुपर के। और सेकंड एग्जांपल है ना, तो टीचर के केस में हो सकता है उनका टीचर का एक आईडी हो सकता है, ठीक है। और डिपार्टमेंट का डिपार्टमेंट नंबर हो सकता है, एम्प्लॉय का एम्प्लॉय नंबर हो सकता है। और क्या बोलते हैं, अगर रियल वर्ल्ड में बात करें तो हम लोग को क्या होता है, जैसे कि एक मान लो जैसे कि हम लोग ट्रांजेक्शन्स करते हैं फोन पे, पेटीएम पे, ठीक है। तो हमारा यूनिक क्या होता है, हमारा यूपीआई आईडी यूनिक होता है। तो वो हम हर एक यूजर को यूनिकली आइडेंटिफाई करता है। जैसे एक पूरा एंटिटी माने तो यूपीआई यूजर्स का एक एंटिटी हो गया, ठीक है। मतलब और यूपीआई यूजर्स एक एंटिटी है। भैया आधार और नंबर। हेलो, क्या? हाँ, आधार नंबर, ठीक आधार है। नंबर अगर भी। पूरा एक कंट्री का सारा, अगर हम हेलो, अच्छा ये सब क्या हो रहा है, एक कंट्री का ना अगर हम सारे पर्सन्स का डिटेल ले ले, ठीक है। तो आधार नंबर क्या होगा, सबको यूनिकली आइडेंटिफाई कर देगा, ठीक है। तो कहने का बात यह है कि एंटिटी क्या होता है, एक रियल वर्ल्ड जैसे कि ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स हो सकता है, ठीक है। और उसमें उसको एंटिटी सेट क्या बोलते हैं, जैसे कि हाँ बता दिए कि स्टूडेंट्स, ऑल स्टूडेंट्स, जैसे उस सिमिलर टाइप के जितने भी एंटिटी होंगे उन सबका अगर एक सेट बना ले, जैसे अगर सारे स्टूडेंट्स का एक जगह पे लिख ले डेटा, तो उसी को एंटिटी सेट बोलेंगे, ठीक है। तो उसके बाद आज सॉरी सारे स्टूडेंट्स का एक सेट बना ले, तो उसी को एंटिटी सेट बोलेंगे। तो उसके बाद है सुपर की, ठीक है। सुपर की क्या होता है, सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स वन और मोर, यानी कि एक से ज्यादा एट्रीब्यूट भी हो सकते हैं, ठीक है। दैट कलेक्टिवली आइडेंटिफाइज एंटिटी इन एंटिटी सेट, ठीक है। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, जैसे ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, ठीक है।
अच्छा, कोई रूटीन देखें जो अभी रूटीन रिलीज हुआ है, ठीक है, सब मान लो सब्जेक्ट कोड का, ठीक है, जैसे कि बीसीए का क्या है, बीसीए 301 है और बीसीए 302 है और बीसीए 305 है और 306 तक है, ठीक है। तो अगर 6 सब्जेक्ट्स को बीसीए का आइडेंटिफाई करना हो तो हम लोग क्या करते हैं कि 301, 302, 306 करके आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि नहीं? हेलो, हेलो। अच्छा, ये चीज देखे हैं कि नहीं देखे, यस सिक्स सर। सब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग यस सर, कर लेते हैं। हाँ। तो सिमिलर चीज क्या होता है कि हम लोग ना बीबीए में भी होता है, ठीक है। बीबीए का अगर हम लोग देखे होंगे तो उसमें भी 301, 302 और 30 करके मतलब 6 तक लिखा हुआ है शायद, ठीक है। उनका भी 6 सब्जेक्ट होता है। तो अब बात आता है ना कि 301, ठीक है, 301 और सर थ्री जीरो आवाज वन नहीं आ रही है। बाकी लोगों को आ रही है क्या? हेलो। हाँ आ रही है अब ऑडिबल है। सर आ रही आ रही चलिए, तो बता रहे हैं कि 301 और 301, ठीक है, हो सकता है बीबीए में भी हो और बीसीए में भी हो, ठीक है। तो दोनों जगह पे वो अब हम 301 से आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि कौन सा सब्जेक्ट, या तो अकाउंटिंग का बात हो रहा है या फिर वो बीबीए के किसी सब्जेक्ट का। तो यहाँ पे बात आता है कि सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स, यानी कि यहाँ पे सब्जेक्ट को सॉरी क्या बोलते हैं, कोर्स भी साथ में ऐड कर दिया जाता है, जैसे बीसीए 301 और बीबीए 301, ठीक है। तो अब हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि बीसीए 301 का मतलब है कि फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग, और बीबीए 301 का मतलब जो भी उनका थर्ड सेमेस्टर का पहला सब्जेक्ट हो, ठीक है। क्लियर? क्लियर। चलो, नेक्स्ट चलते हैं कैंडिडेट की, ठीक है। मिनिमल सुपर की इज कॉल्ड कैंडिडेट की, दैट इज सुपर कीज फॉर विच नो प्रॉपर सबसेट आर ए सुपर की, एन एंटिटी सेट में हैव वन और मोर एंड कैंडिडेट की, ठीक है। कैंडिडेट की क्या होता है ना, जो कि मतलब क्या बोलते हैं, यूनिकली क्या है यहाँ पर डेफिनेशन क्या लिख दिया, एन एंटिटी सेट में हैव मोर और देन वन कैंडिडेट की, ठीक है। तो कैंडिडेट की का जनरल सा मतलब होता है ना, अगर हम आगे देखेंगे तो कैंडिडेट की का ये मतलब होता है कि जो मान लो जैसे रिलेशन में ये सुपर की क्या होता है, यूनिकली आइडेंटिफाई करता है, ठीक है। और ये कैंडिडेट की क्या होता है, ये भी यूनिकली आइडेंटिफाई तो करता है लेकिन इन सब में, ठीक है। जैसे ये सुपर की हो गया, इसमें दो हो सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लो कि सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स होता है, ठीक है। मान लो क्या क्या एट्रीब्यूट हम ले सकते हैं, कुछ ऐसा एग्जांपल ध्यान में आ जाए जिससे कि जैसे रोल नंबर और नेम, ठीक है। रोल नंबर और नेम तो नहीं आइडेंटिफाई करेगा, उसमें से ना हम बताते हैं कि जैसे मेन, ठीक है, जैसे कि बीसीए सब्जेक्ट कोड, मान लो कि बीसीए सब जगह यूनिक है, ठीक है। जो इन दोनों सेट्स में भी ज्यादा यूनिकली मतलब आइडेंटिफाई कर पाए उसको कैंडिडेट की बोलेंगे, ठीक है। तो ये हम आगे जब क्या बोलते हैं, टेबल डिकम्पोजिशन और ये सब देखेंगे, एट्रीब्यूट क्लोजर, तो उसमें पता चल जाए कैंडिडेट की, जब हम लोग एक्चुअल में फाइंड करेंगे कि कौन सा कैंडिडेट की होता है, ठीक है। अगर एक रिलेशन दे दिया जाए, जैसे कि मान लो स्टूडेंट का दे दिया कि उसमें स्टूडेंट नेम है, स्टूडेंट का एज है, स्टूडेंट का और भी अदर चीजें एट्रीब्यूट्स है, ठीक है। तो उसमें हम लोग सुपर की तो इजीली फाइंड कर सकते हैं, और उस सुपर की के सेट में से ही कोई एक कैंडिडेट की होगा, ठीक है। तो उस कैंडिडेट की को हम किस बेसिस पे सेलेक्ट करेंगे, वो लास्ट वाले स्लाइड में ऐसा है, ठीक है। तो उस टाइम देखेंगे तो ये ज्यादा क्लियर हो जाएगा। और प्राइमरी की का सिंपल सा मतलब है, ये सब लोग ही पढ़े होंगे। प्राइमरी की क्या होता है कि जो मतलब पूरे रिलेशन में, ठीक है, जैसे पूरा रिलेशन है स्टूडेंट का, तो उसमें रोल नंबर उसका प्राइमरी की होगा, क्योंकि वो यूनिकली पूरे डिटेल्स को मतलब सारे एट्रीब्यूट्स को आइडेंटिफाई करा सकता है, ठीक है। तो ये हो गया प्राइमरी की। सर डेफिनेशन सुपर कीज फॉर विच नो, अरे सुपर की पता नहीं क्या लिखा हुआ डेफिनेशन, कोई बात नहीं, इसको हम बाद में इंटरप्रेट करेंगे जब हम इसको एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है, प्रैक्टिकल करके। उसके बाद है रिलेशनशिप, ठीक है। तो रिलेशनशिप क्या होता है, वही इंटिटीज के बीच में जो क्या बोलते हैं, उनके बीच में जो एंटिटीज के बीच में वो रिलेशंस बनाता है। जैसे कि एग्जांपल से ही देखते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय एंटिटी रिलेशन हैज वर्क्स इन विथ डिपार्टमेंट, ठीक है। जैसे एक एंटिटी हमारा क्या हो सकता है, डिपार्टमेंट हो सकता है, और दूसरा एंटिटी क्या हो सकता है, रिलेशन हो सकता है, सॉरी रिलेशन नहीं होगा, दूसरा एंटिटी क्या होगा, हमारा एम्प्लॉय होगा, ठीक है। एंटिटी सेट भी होगा, मतलब जिस इसमें बहुत सारे एम्प्लॉयज होंगे, इसको एंटिटी सेट बोल देंगे। और डिपार्टमेंट के लिए एंटिटी सेट क्या होगा, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स का जो लिस्ट होगा उसी को एंटिटी सेट बोल देंगे, ठीक है। तो इनके बीच में एक रिलेशन होगा, ठीक है, कि एम्प्लॉय जो है वो डिपार्टमेंट में काम करता है, तो वर्क्स एट क्या होगा, हमारा रिलेशन होगा, ठीक है। और डेटाबेस में हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ एंटिटीज को ही नहीं देखते, ठीक है।
उनके बीच में जो रिलेशन हो रहा है उसके डेटा को भी स्टोर करते हैं, तो उसके बीच में जो रिलेशन होगा उसको भी हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। तो डेटाबेस बनाने से पहले ना हम लोग का काम होता है, हम लोग को सिर्फ बता दिया जाता है कि होटल सिस्टम का बनाना है या फिर स्कूल का बनाना है, ठीक है। तो उसमें अब हमारा काम होता है कि हम लोग पहले ढूंढे कि इंटिटीज क्या क्या है। जैसे हम लोग अगर किसी कंपनी का डेटाबेस बना रहे हैं तो पहले एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट देख लेंगे, ठीक है। और उसके बाद उनके बीच में रिलेशन देखेंगे कि क्या हो रहा है, ठीक है। तो एम्प्लॉय क्या कर रहा है, एक डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, तो हम लोग उस रिलेशन को भी स्टोर करेंगे, ठीक है। उसके लिए भी एक टेबल बनाएंगे और उस डेटा को भी स्टोर करेंगे, ठीक है। पहले किसी को चलो, उसके बाद अनदर एग्जांपल इज फॉर स्टूडेंट इनरोल्स इन द कोर्स, ठीक है। तो स्टूडेंट्स क्या होगा, वर्क्स एट एंड इनरोल आर रिलेशनशिप, ठीक है। वही बात है, एक स्टूडेंट क्या होता है, एक कोर्स में इनरोल करता है, ठीक है। कोर्स भी एक एंटिटी है, उसका भी कुछ अपना एट्रीब्यूट्स होगा। और एक स्टूडेंट है, उसका तो पहले से बता चुके हैं एंटिटी होता है और उसका भी कुछ अपना एट्रीब्यूट्स होता है। लेकिन उन दोनों के बीच में रिलेशन क्या हो सकता है, इनरोल एक रिलेशन हो सकता है, यानी कि एक स्टूडेंट जो है किसी कोर्स में इनरोल है, एंटिटी मतलब ऑब्जेक्ट्स और उनके बीच में रिलेशन, ठीक है। तो इन दोनों चीजों को देखना होता है और दोनों चीजों के लिए डेटाबेस में डेटा स्टोर किया जाता है दोनों चीजों का। और सबके लिए हम अलग अलग टेबल्स बनाते हैं और टेबल्स के फॉर्म में डेटा को स्टोर कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद रिलेशनशिप सेट, ठीक है। रिलेशनशिप ऑफ सिमिलर टाइप इज कॉल्ड रिलेशनशिप सेट लाइक एंटिटीज, ठीक है। जैसे एंटिटीज का हम लोग एंटिटी सेट बोलते थे, जैसे अलग जैसे ये बताएं कि वर्क सेट, ठीक है। तो हो सकता है कि बहुत सारा इसमें वर्क सेट, E1 एम्प्लॉय क्या काम कर रहा हो D1 में, या फिर E2 कर रहा हो E3 में, E4 कर रहा हो E7 में, ठीक है। तो सॉरी D7 में, डिपार्टमेंट 7 में। तो वो सब चीजें अलग अलग बहुत सारा रिलेशनशिप्स हो सकता है, ठीक है। बहुत सारा इसमें का एम्प्लॉयज का, बहुत सारा इसमें के डिपार्टमेंट के अलग अलग डिपार्टमेंट्स में रिलेशन हो सकता है। तो उसी को क्या बोलते हैं, सभी रिलेशन के सेट को रिलेशनशिप सेट बोलते हैं, ठीक है। एंड रिलेशनशिप सेट कैन हैव एट्रीब्यूट्स, these attributes are called descriptive attributes, ठीक है। तो जो रिलेशनशिप होता है ना, ईआर डायग्राम में जब हम देखेंगे, अगर ईआर डायग्राम का फोटो दिख रहा हो तो नहीं दिख रहा, ठीक है। तो ईआर डायग्राम में अगर जब हम देखेंगे तो वहां पे रिलेशनशिप एट्रीब्यूट जो होता है ना, उस सॉरी जो रिलेशनशिप होता है, जैसे कि एंटिटी ये है, ठीक है, और एक एंटिटी यहाँ पे भी होगा, हो सकता है, ठीक है। एंटिटीज को जनरली रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए हम इसको हाईलाइट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये एंटिटी और दूसरा एंटिटी है, तो दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप होगा ना, तो जरूरी नहीं कि एंटिटीज का ही एट्रीब्यूट हो, ठीक है। तो जो रिलेशनशिप होगा वर्क्स एट, जैसे एम्प्लॉयज का एट्रीब्यूट तो होगा ही, ठीक है। डिपार्टमेंट का भी एट्रीब्यूट होगा और ये भी होगा कि ये वर्क्स एट जो रिलेशनशिप है इसका भी एट्रीब्यूट होगा। और इसका जो एट्रीब्यूट होगा इसको क्या बोलते हैं, डिस्क्रिप्टिव एट्रीब्यूट, ठीक है। तो ये चीज बस हाईलाइट करने वाला पॉइंट था। चलो, उसके बाद है नेक्स्ट, ठीक है। उसके बाद क्या कहते हैं, डिग्री ऑफ रिलेशनशिप, ठीक है। तो रिलेशनशिप, ये डिग्री ऑफ रिलेशनशिप का सिंपल सा मतलब है कि जो दो एंटिटीज है उसमें किस डिग्री का रिलेशनशिप हो रहा है, ठीक है। यानी कि द नंबर ऑफ पार्टिसिपेटिंग एंटिटीज इन एन रिलेशनशिप डिफाइंस द डिग्री ऑफ रिलेशनशिप, ठीक है। जैसे कि मान लो अगर यहाँ पे देख लो तो यहाँ पे दो एंटिटीज है, ठीक है। एक एम्प्लॉय है और एक डिपार्टमेंट है और दोनों के बीच में रिलेशन क्या हो रहा है, वर्क्स एट, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा, एक बाइनरी रिलेशन, कहा गया, ये कहलाएगा एक बाइनरी रिलेशन, ठीक है। और अगर मान लो तीन एंटिटीज के बीच में रिलेशन हो रहा है, ठीक है, तीन एंटिटीज के बीच में जनरली हम लोग डेटाबेस में रिलेशन बनाते नहीं है, ये आगे पता चला क्यों नहीं बनाते हैं। तीन एंटिटी का आपस में एक ही रिलेशन, ठीक है। तो उसको 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 क्या बोलेंगे, अगर तीन एंटिटी का एक साथ रिलेशन होता है तो उसको टर्नरी बोलेंगे। और अगर तीन से ज्यादा हुआ तो फोर अरी या फिर 6 7 जितना हुआ उतना एंटिटी का हम लोग NRY करके उसको बोलते हैं, ठीक है। तो यही बोलते हैं रिलेशनशिप डिग्री। अगर डिग्री ऑफ रिलेशन पूछा जाए तो बस आपको इतना ही बताना है कि जितना नंबर्स ऑफ एंटिटीज के साथ रिलेशन, एक रिलेशन कितने एंटिटीज से बना है, ठीक है। जैसे कि जनरली हम लोग डेटाबेस में दो ही एंटिटीज का आपस में रिलेशन बनाते हैं, ठीक है। हो सकता है कोई तीन एंटिटीज का भी एक ही रिलेशन हो, ठीक है, एक ही रिलेशन तीनों एंटिटीज में हो। तो वो ऐसा कुछ अगर एग्जांपल दिखेगा तो उसको आगे देख लेंगे, और फिलहाल के लिए चलते हैं नेक्स्ट, ठीक है। ये दोनों चीज कंप्लीट हो गया, डिग्री ऑफ रिलेशनशिप। अब बात करते हैं मैपिंग कार्डिनलिटी, ठीक है। तो ये जनरली रिलेशंस अगर आप पढ़े होंगे मैथ्स में, सेट्स में, तो वही है। कार्डिनलिटी डिफाइंस द नंबर ऑफ एंटिटीज इन वन एंटिटी सेट विच कैन बी एसोसिएटेड टू द नंबर ऑफ एंटिटीज ऑफ अदर सेट विया रिलेशनशिप सेट, ठीक है। तो अगर हम रिलेशनशिप सेट बनाते हैं, ठीक है, अगर रिलेशनशिप सेट बनाते हैं
तो ये मैपिंग कार्डिनलिटी ये बताता है ना कि इसका कितना एंटिटीज, ठीक है, जैसे इम्प्लॉय एक एंटिटी सेट है तो इसमें कितने एंटिटी यानी 10 इम्प्लॉय इस या फिर सारे इम्प्लॉय इसके सारे इम्प्लॉय से रिलेट कर एसोसिएट हो सकते हैं, यानी सारे इम्प्लॉय सारे डिपार्टमेंट्स में काम कर सकते हैं, और या फिर एक इम्प्लॉय सिर्फ एक ही डिपार्टमेंट में काम करेगा, या फिर एक इम्प्लॉय किसी भी डिपार्टमेंट में काम कर सकता है, ठीक है, लेकिन एक डिपार्टमेंट में एक से ज्यादा इम्प्लॉय काम नहीं करेगा। तो मतलब ये अलग अलग वन टू मेनी, मेनी टू वन, तो ये सब अलग अलग कार्डिनलिटीज होता है, ठीक है, यानी इसका कितना एंटिटी इसके कितने एंटिटीज से एसोसिएटेड होगा, इसी को बोलते हैं कार्डिनलिटी मैपिंग, ठीक है। उसके बाद कहते हैं यहाँ पे 4 टाइप्स ऑफ जनरली होता है, वन टू मेनी टू वन और मेनी टू मेनी, ठीक है। तो ये मेनी टू मेनी याद ही रहेगा लास्ट में, और शुरू में वन टू वन, ठीक है। उसके बाद वन 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 वन, यहाँ तक वन वन, उसके बाद मेनी मेनी और फिर से वन, ठीक है, मेनी टू वन और उसके बाद मेनी टू मेनी, ठीक है। तो ये याद रहेगा, 4 ही टाइप्स होता है तो ईजी है। अब बात करते हैं ये सब कैसे होता है, ठीक है। तो ये सब एक एग्जाम्पल है, जल्दी जल्दी देखते हैं। वन टू वन में क्या होगा कि सिर्फ हर एक यहाँ पे जो हर एक, जैसे कि हम बताएं, अगर ये मान लो एम्प्लॉयज का है तो एक एम्प्लॉय एक ही डिपार्टमेंट में काम करेगा, ठीक है, यानी एक ही एंटिटी से रिलेट करेगा दूसरे सेट का, ठीक है। अगर दो रिलेशंस एक साथ आपस में रिलेट कर रहे हैं तो एक एंटिटी का एक जो होगा, एक एंटिटी सेट, ये पूरा एंटिटी सेट हुआ, ठीक है, और इसमें जो ये एक एंटिटी होगा ना, ये दूसरे एंटिटी सेट के सिर्फ एक ही एंटिटी से रिलेट करेगा, इसी को बोलते हैं वन टू वन, ठीक है। ए कैन बी एसोसिएटेड विथ एटमोस्ट, एटमोस्ट यानी कि मैक्सिमम एक से ही कर सकता है, ठीक है, उससे ज्यादा से नहीं करेगा। उसके बाद नेक्स्ट है वन टू मेनी, ठीक है, यानी कि वन टू मेनी कहने का मतलब है कि वन एंटिटी फ्रॉम सेट ए कैन बी एसोसिएटेड विथ मोर देन वन एंटिटीज, ठीक है। यहाँ पे पिक्चर गलत लगा देगा, हाँ, शायद पिक्चर इधर उधर हो गया। ओके, तो यहाँ पे कहता है ना कि यहाँ पे वन टू मेनी का मतलब है कि इसका एक, ठीक है, इसका एक एंटिटी जो होगा, इसका एक, इस अगर सेट का एक एंटिटी क्या होगा, इसके बहुत सारे एंटिटीज से कनेक्टेड हो सकता है, ठीक है। तो वन टू मेनी, यहाँ पे ये पिक्चर शायद दोनों में उल्टा लगा हुआ है, ठीक है, कोई बात नहीं। ये वाला पिक्चर होता है वन टू मेनी, ठीक है, दोनों में सेम ही पिक्चर लगा हुआ है, मतलब दो, यहाँ पे तीन जो है एक साथ रिलेट कर रहा है, ठीक है। तो ये दोनों क्या है ना, मेनी टू वन का, जैसे कि यहाँ पे मेनी टू वन, ठीक है, तो ये वाला है, ठीक है। और इसके केस में क्या होगा ना, जैसे वन टू मेनी की एक ही जो यहाँ पे वन है, ठीक है, ये अलग अलग, जैसे ये वन एक एम्प्लॉय है तो ये अगर डिपार्टमेंट नंबर 2 में भी काम कर रहा है, और वन ये एम्प्लॉय ये डिपार्टमेंट नंबर 4 में भी काउंट कर रहा है, ठीक है। जैसे मान लो ये वन, ये 6 कंसिडर कर लो, ये एरो यहाँ से है, तो ये वन अगर दो डिपार्टमेंट में काम कर रहा है तो इसको क्या बोलेंगे, वन टू मेनी, ठीक है, यानी कि एक सेट ए का एंटिटी जो है वो सेट बी के एक से ज्यादा एंटिटीज से एसोसिएटेड है या फिर रिलेटेड है। तो ये हो गया वन टू मेनी। और नेक्स्ट वाला एग्जांपल दोस्तों है मेनी टू वन, ठीक है, मोर देन वन एंटिटी सेट फ्रॉम ए कैन बी एसोसिएटेड विथ बी, ठीक है। तो मेनी टू वन का मतलब है कि इधर साइड पे दो, ठीक है, मेनी मतलब इधर साइड पे मेनी होगा, ठीक है, यानी कि एक से ज्यादा इधर होगा, ये सिर्फ इधर के एक से एसोसिएटेड होगा। जैसे यहाँ पे दो एम्प्लॉयज सेम ही डिपार्टमेंट बी पे काम कर रहे हैं, ठीक है, यही एम्प्लॉय डिपार्टमेंट वाला ले तो एग्जाम्पल सही है। या फिर अगर इसको स्टूडेंट सेट मान ले, ठीक है, तो रोल नंबर 1 और रोल नंबर 2 दोनों कोर्स बी में पढ़ रहा है, ठीक है, ये चीज बोल सकते हैं। तो कहाँ गया, हाँ क्लियर है ये चीज, चारों तीनों चीजें अभी तक क्लियर हो गई। मेनी टू वन और वन टू मेनी में कंफ्यूजन है, बाकी ये वन टू वन तो क्लियर है कि एक एक में काम करेगा, तो ये क्लियर होना चाहिए। और मेनी टू मेनी में क्या होता है कि एक जो है एम्प्लॉय वो कितने भी डिपार्टमेंट्स में काम कर सकता है, और एक डिपार्टमेंट में कितने भी एम्प्लॉयज काम कर सकते हैं। जैसे आप देखो ये एक एम्प्लॉय ये 3 डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, ठीक है, इसमें भी कर रहा है, इसमें भी कर रहा है, इसमें भी कर रहा है। और नेक्स्ट चीज क्या है, ये जो डिपार्टमेंट है ना, इसमें ये एम्प्लॉय भी काम कर रहा है और ये वाला भी, ठीक है, ये वाला एम्प्लॉय भी देखो इसमें वर्क कर रहा है और ये वाला इसमें भी वर्क कर रहा है, तो ये भी एसोसिएटेड है, तो ये मेनी टू मेनी रिलेशनशिप कहलाएगा। और अब बात करते हैं मेन ईआर मॉडल, ठीक है, ये ईआर मॉडल होता क्या है। तो उससे पहले एक हमारे पास एक और पीपीटी था, उसको अगर हम ओपन कर लें, उसमें थोड़ा सा इससे कुछ डिटेल में एक पिक्चर लगा हुआ है, ठीक है, बस उसको ओपन करना चाहते हैं, ईआर डायग्राम वाला। अभी तक ऑलमोस्ट हम जो चीज कवर किए, पहले मैं एक बार रिपीट कर दे क्या क्या हम कवर कर दिया, ठीक है। एंटिटी सेट क्या होता है, जैसे अगर एक स्टूडेंट है और मतलब एक स्टूडेंट्स का सेट अगर ले, सारे स्टूडेंट्स का सेट बनाए
तो उसको एंटिटी सेट बोलेंगे, ठीक है। स्टूडेंट्स के सेट को क्या बोलेंगे, एंटिटी सेट, और एक स्टूडेंट इंडिविजुअली क्या कहलाएगा, एक एंटिटी कहलाएगा, ठीक है। ये क्या हो गया, अच्छा ये सेकंड वाला खुल रहा है, ठीक है, ये जो ईआर डायग्राम बनाए थे, तो ये ईआर डायग्राम जनरली ऐसा दिखता है, ठीक है। तो इसको पहले इस वाले पॉइंट पे आते हैं। एंटिटी क्या होता है, एंटिटी सेट होता है, सॉरी एंटिटी क्या होता है, एक रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट होता है, मतलब जैसे कि स्टूडेंट, टीचर और भी कुछ चीज हो सकता है, और उसके सेट को क्या बोलेंगे, एंटिटी सेट बोलेंगे। कि उसमें जो आइडेंटिफिकेशन के लिए जनरली जो यूज होता है उसको बोलते हैं की। और उसके बाद रिलेशनशिप क्या होता है, उनके बीच में जो क्या बोलते हैं, रिलेशन है, ठीक है, यानी जिस बेसिस पे वो दोनों एसोसिएटेड है उसको क्या बोलेंगे, रिलेशनशिप। जैसे स्टूडेंट और टीचर में क्या हो सकता है कि टीचर टीचर्स स्टूडेंट्स, और डिपार्टमेंट और एम्प्लॉय के बीच में क्या था, वर्क था, ठीक है। यहाँ पे डिग्री ऑफ रिलेशनशिप भी देखें कि क्या क्या हो सकता है, कितने एंटिटीज के साथ वो रिलेशनशिप बन रहा है। जैसे जनरली हम लोग डेटाबेस में क्या सिर्फ दो ही एंटिटी को रखते हैं और उनके बीच में रिलेशनशिप देखते हैं, ठीक है। हो सकता है तीन भी हो जाए, तीन एंटिटीज के बीच में भी रिलेशनशिप हो सकता है। उसके बाद अब बात आती है ईआर मॉडल, ठीक है। ईआर मॉडल क्या होता है, ये ईआर मॉडल क्या होता है ना, जो कंप्लीट डेटाबेस को एक पिक्टोरियल फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है, उसी को बोलते हैं ईआर मॉडल, ठीक है। तो आते हैं ईआर मॉडल पे, कहाँ गया, हाँ ये ईआर मॉडल होता है, ठीक है। ईआर मॉडल में दो चीज होता है, ठीक है, एंटिटीज होता है और उसका एट्रीब्यूट्स होता है, ठीक है। तो मान लो जैसे ये एंटिटी है, ठीक है, और ये एंटिटी है और इसका कुछ एट्रीब्यूट होगा। तो मान लो ये स्टूडेंट है, ठीक है, तो स्टूडेंट का एट्रीब्यूट या एट्रीब्यूट का मतलब उसका गुण, कैरेक्टर और प्रॉपर्टी, कुछ भी बोल लो। जैसे एग्जाम्पल के लिए बोले तो स्टूडेंट है, ठीक है, तो स्टूडेंट का क्या हो सकता है, रोल नंबर हो सकता है और नेम हो सकते हैं, ठीक है। या फिर यहाँ पे कोर्स है, तो कोर्स का क्या हो सकता है, कोर्स आईडी हो सकता है, कोर्स नेम हो सकता है, ठीक है। और उनके बीच में एक रिलेशनशिप होगा, रिलेशनशिप क्या होगा, हमारा स्टडी होगा, ठीक है। स्टडी हमारा रिलेशनशिप होगा, स्टडी एट, ठीक है, स्टूडेंट अगर ये एंटिटी है, और ये क्या होगा। अच्छा ये कोई बता सकता है इन दोनों के बीच में कौन सा डिग्री है रिलेशन का, हेलो, इन दोनों एंटिटीज के बीच में रिलेशनशिप की कौन सी डिग्री है, बताइए, तब तक हम वेट करते हैं आप लोगों का। ओके, हमको लग रहा है किसी को नाम से बोलना पड़ेगा, वरना पहले सबको इधर उधर बोलेंगे, पहले आप जाओ, पहले आप जाओ। राहुल, कहाँ है राहुल, दिख नहीं रहा। ओके, राहुल बोलिए, आवाज नहीं आ रही क्या हमारी किसी को, हेलो। बहुत सिंपल सा नहीं सर, आ क्वेश्चन, रहा है। हम बताएं डिग्री ऑफ रिलेशन बताने के लिए, ये एक एंटिटी और ये एक एंटिटी है, ठीक है, और दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप, जैसे मान लो ये स्टूडेंट है और ये कोर्स है, और इनके डिग्री बीच में टू एक होगा बाइनरी। बाइनरी रिलेशन, ठीक है। हेलो, चलिए राहुल समझ गया, शायद यस सर, आपने डिग्री आपने टू बाइनरी। हाँ ठीक है, तो बाइनरी होगा रिलेशनशिप। और अगर यहाँ पे ना ये जो रिलेशनशिप इसमें बन रहा है, इसमें अगर हम यहाँ पे एक और एंटिटी टीचर को भी नीचे से लगा दे, तो वो क्या होगा, टर्नरी रिलेशनशिप हो जाएगा। जनरली डेटाबेस में टर्नरी रिलेशनशिप बनाना नहीं चाहिए, ठीक है। क्यों नहीं बनाना चाहिए, वो कुछ कॉर्ड्स का रूल वगैरह है, तो उसमें देख लेंगे। और बाद बाकी आप ये डायरेक्ट पॉइंट मेंशन कर सकते हो कि वी जनरली डोंट प्रीफर टू मेंटेन टर्नरी रिलेशन इन आवर डेटाबेस, ठीक है, यानी टर्नरी रिलेशन हम जनरली बनाना नहीं चाहते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या कुछ लिखा हुआ है, एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल इज बेस्ड ऑन नोशन ऑफ रियल वर्ल्ड एंटिटीज एंड रिलेशनशिप अमंग देम, ठीक है। यानी कि ये रियल वर्ल्ड एंटिटीज को मॉडल करता है एक पिक्चर में, ठीक है, और एंड रिलेशनशिप अमंग देम, यानी उनके बीच में रिलेशनशिप्स को, ये दो चीजों को क्या बोलते हैं, रिप्रेजेंट करता है। एक की क्या क्या एंटिटीज है उस डेटाबेस में, और क्या क्या उनके बीच में रिलेशन है, और ये एंटिटीज के एट्रीब्यूट्स को भी रिप्रेजेंट करता है, तो वो चीज यहाँ पे लिखा जाना चाहिए। while formulating real world scenario into database, अरे क्या हो गया, while formulating real world scenario into database model, ER model creates entity set, relationship set और general attributes and constants, ठीक है। तो ये सब चीज हम लोग इसी टाइम पे जब ER मॉडल बनाते हैं तो उसी टाइम हम लोग डिसाइड कर लेते हैं, ठीक है। जैसे ER मॉडल के तौर पे बस आप इतना समझ लो ना कि जैसे हम लोग कुछ एक मकान का ना, अगर हम लोग बिल्डिंग बनाने जाते हैं तो हम लोग उसका एक 3D मॉडल या 2D मॉडल मैप बना लेते हैं, ठीक है, कि ऐसा बाद में बनेगा। तो जनरली जो हम लोग डेटाबेस कंस्ट्रक्ट करेंगे, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि हम लोग किसी को मुंह से बता दे कि अच्छा ये टेबल बना दो, ये टेबल बना दो, ये टेबल बना दो, और इसमें ये एट्रीब्यूट लगा दो, तो वो सब मुंह से बोल देंगे तो वो उसको याद भी नहीं रहेगा।
तो जनरली हम लोग उसके अंडरस्टैंडिंग के लिए इस ईआर मॉडल को बना देते हैं, ठीक है। और ये सब एडवांटेज डिसएडवांटेज में आप खुद से लिख सकते हो, ठीक है, कि क्यों हम लोग इसको बनाते हैं। और ये जो साइंस है इस सबको हम शायद कहीं नहीं बताएं, तो हम इस यहीं पे बताए थे कि ये जो रेक्टेंगल है, एंटिटी हमेशा रेक्टेंगल बॉक्स में लिखा जाएगा, ठीक है। अगर हम किसी एंटिटी को बनाना चाहते हैं, ठीक है, एक डेटाबेस अगर हमको एक ईआर डायग्राम बनाने बोल दिया गया, जिसमें बोला गया हमको कि एक एंटिटी बना दो स्टूडेंट, बाकी उसका कुछ एट्रीब्यूट मत बनाओ, कुछ उसका रिलेशन मत दिखाओ। हम लोग क्या करेंगे, एक रेक्टेंगल बना देंगे और उसके बीच में स्टूडेंट लिख देंगे, ये हो गया हमारा एंटिटी, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना। और अगर हम यहाँ पे इसको हम ना एक लास्ट में ड्रॉ ही कर लेंगे, ठीक है। ईआर डायग्राम हम सब कुछ कंप्लीट करने के बाद लास्ट में आप लोग कोई भी क्वेश्चन बोलना, जैसे होटल का हो गया या फिर क्या होता है क्वेश्चन में, एक हो सकता है ना एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन दे दिया जाए कि इसका एक एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल बनाओ या फिर ईआर डायग्राम या ईआर मॉडल बनाओ, ठीक है। तो वो हम एक क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद है दीज आर द कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन बिलो, ठीक है। तो यहाँ पे एट्रीब्यूट क्या होता है, एट्रीब्यूट हमेशा एक्लिप्स, ठीक है। अगर आप शेप्स नोट करना चाहो तो कहाँ पे हम नोट करा सकते हैं, ठीक है। हाँ, यहाँ पे ना एंटिटीज के लिए क्या होगा, यहाँ पे लिख देते हैं रेक्टेंगल यूज करेंगे, ठीक है, हमेशा। अगर आपको बनाने के लिए भी कहा गया तो आप इस शेप्स को याद रखना। और इसके लिए क्या यूज करते हैं, एक्लिप्स। एक्लिप्स यानी कि ये जो ओवल जैसा दिख रहा है ना, इसको यूज करते हैं। शायद हमको लग रहा था कुछ गलत हम लिख दिया, ठीक है, एक्लिप्स। उसके बाद रिलेशनशिप अमंग एंटिटीज, और इनके बीच में जो रिलेशनशिप होता है इसको हम लोग क्या करते हैं, डायमंड शेप। जैसे कि हम लोग सी प्रोग्राम में इसको क्या बोलते थे, डायमंड को कंडीशन, ठीक है। तो उसी को क्या बोलते हैं, यहाँ पे डायमंड बोलते हैं। और इसमें रिलेशनशिप को हम लोग इसमें लिखते हैं, शो करते हैं, ठीक है, यानी डायमंड्स के फॉर्म में। तो ये चीज हो गया ईआर मॉडल का बात। और एंटिटी क्या होता है, ये एंटिटी इज एक रियल वर्ल्ड एंटिटी होता है, और एंटिटी और रिलेशनशिप का ये दो डेफिनेशन लिखा हुआ है, तो इसको आप लोग पढ़ सकते हो, हम इग्नोर करते हैं, ठीक है। और एंटिटी और एट्रीब्यूट के बीच में मतलब लिखा हुआ है, ठीक है, एंटिटी और एट्रीब्यूट। A real world thing, either animate or inanimate, that can easily identifiable and distinguishable. For example, in a school database, student teachers offered can be क्या बोलते हैं, कोर्स ऑफर्ड कैन बी कंसिडर्ड एंटिटीज। तो वही चीज हम बताएं कि स्कूल डेटाबेस में क्या है, ऑल एंटिटीज हैव सम एट्रीब्यूट्स। हर एंटिटी का यहाँ पे देखने वाली बात है कि हर एंटिटी का एक एट्रीब्यूट होगा, ठीक है, हर एंटिटी का एट्रीब्यूट होगा। और वही एट्रीब्यूट क्या करेगा, उस एंटिटी सेट में, हर एंटिटी सेट में एक एंटिटी को यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा या फिर एक एंटिटी को आइडेंटिफिकेशन दिलाएगा, ठीक है। और प्रॉपर्टीज that give them their identity and entity set is called collection of similar types of entities। तो वही हम बता रहे थे कि सिमिलर टाइप ऑफ एंटिटीज के कलेक्शन को एंटिटी सेट कहते हैं, ठीक है। एंटिटी सेट में कंटेन एंटिटीज विथ एट्रीब्यूट शेयरिंग सिमिलर वैल्यू, ठीक है। तो हो सकता है कि कुछ एंटिटीज ऐसे हों जिनका सिमिलर वैल्यू, जैसे एक स्टूडेंट अगर एंटिटी है तो उसका एंटिटी सेट में क्या होगा, एक स्कूल का 2-3 हजार स्टूडेंट होगा। तो हो सकता है उसमें कुछ स्टूडेंट्स का नेम सेम हो, कुछ स्टूडेंट्स का हो सकता है क्या हो सकता है एड्रेस सेम हो, ठीक है, सिटी सेम हो। तो ये सब चीजें कुछ सेम हो भी सकता है। ऐसा जरूरी नहीं कि हर एंटिटी अपने दूसरे एंटिटी मतलब एक एंटिटी सेट में हर एंटिटी एक दूसरे से कंप्लीटली डिफरेंट हो, ये कोई कंपलसरी नहीं है, ठीक है, हो भी सकता है। उसके बाद है फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट सेट में कंटेन ऑल द स्टूडेंट ऑफ स्कूल। तो वही बात है कि स्टूडेंट सेट में और स्टूडेंट्स हो सकता है। अभी बात आती है एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स क्या होता है, एंटिटीज आर रिप्रेजेंटेड बाय मींस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज, ठीक है। एंटिटीज जनरली क्या होता है, एंटिटीज को अगर हमको एक स्टूडेंट को रिप्रेजेंट करना हो डेटा में, तो हम ऐसा थोड़ी लिख सकते हैं, स्टूडेंट को बस रिप्रेजेंट करने के लिए उसका कुछ प्रॉपर्टीज बताना होगा, उसका नाम क्या है, उसका एज क्या है, उसका घर कहाँ है, और उसके माताजी पिताजी किस चीज का क्या नाम है, ठीक है। तो ये सब चीज क्या बताएगा, उसका एट्रीब्यूट्स यानी उसका, या फिर क्या बोल सकते हैं उसको, प्रॉपर्टीज बोल सकते हैं, ठीक है। और उसको जनरली डेटाबेस की भाषा में क्या कहा जाता है, एट्रीब्यूट्स कहा जाता है, ठीक है। ऑल एट्रीब्यूट्स आवाज कट कट के आ रहा है। सबके पास जा रहा है कट कट के, हेलो, सबके पास ही आवाज कट रहा है या फिर सिर्फ यहाँ पे, कहाँ पे थे हम। एनीबॉडी प्लीज कंफर्म कीजिए ताकि हम जल्दी आगे मूव करें। मेन चीज जो हमारा अच्छा, जहां से जिनको बोरिंग लगने लगे वहां से बताइएगा। कहाँ गया ये वाला, हम इस वाले पे आ जाएंगे, ठीक है, एसक्यूएल क्वेरी पे, जो यहाँ पे कहाँ गया, ये शायद खुल जाए। तो इसमें एसक्यूएल क्वेरी हमको लगता है कि कंप्लीट एसक्यूएल हम सिर्फ आधे घंटे में खत्म कर सकते हैं, ठीक है।
जहां से, और वो बोरिंग नहीं लगेगा इसकी भी गारंटी है, क्योंकि उसमें एक्चुअल में कुछ समझने जैसा और इसमें बस सुनने जैसा है। ठीक है, तो आवाज आ रही है सबको? पहले कंफर्म कीजिए ना, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। सर इसका पीपीटी भेज दीजिएगा। यस हाँ भेज क्या देंगे। रही आ रही है। आ रही है आवाज, चलिए थैंक यू। और क्या होगा, हाँ एट्रीब्यूट क्या होगा, उसका अभी प्रॉपर्टीज आ होगा। रहा ठीक है। है, एंटिटी एक रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट होगा, और एट्रीब्यूट क्या होगा, उसका प्रॉपर्टीज होगा, जो कि उस एक एंटिटी को कंप्लीटली एंटिटी सेट में रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, यानी डिस्टिंग्विश करता है एक दूसरे से। ऑल एट्रीब्यूट्स हैव वैल्यूज, सब एट्रीब्यूट में कुछ वैल्यूज होगा। ठीक है, जैसे अगर उसका नेम है तो नेम का कुछ वैल्यू होगा, उसका रोल नंबर है तो रोल नंबर का वैल्यू होगा। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट एंटिटी मे हैव क्लास एंड एज एट्रीब्यूट। ठीक है, देयर एग्जिस्ट अ डोमेन और रेंज ऑफ वैल्यूज दैट कैन बी असाइन टू एट्रीब्यूट। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ डोमेन और रेंज हो सकता है। ठीक है, कि इतना से इतना में ही असाइन किया जाएगा। ठीक है, डोमेन मतलब कि परमिसिबल वैल्यू, जैसे कि मान लो फोन नंबर के केस में हम लगा सकते हैं कि 10 डिजिट होगा। ठीक है, यानी कि 11111 से लेकर 999 तक के ही, सॉरी 0001 से लेकर 999 तक के ही नंबर्स उसमें स्टोर्ड होंगे। ठीक है, तो यानी कुछ डोमेन डिसाइड कर सकते हैं कि इसी रेंज में वैल्यूज इसमें आ सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये स्टूडेंट्स नेम कैन नॉट बी अ न्यूमेरिक वैल्यू, जैसे कि एक स्टूडेंट का नाम क्या हो सकता है, हम लोग न्यूमेरिक वैल्यू, जैसे मान लो किसी स्टूडेंट का नाम 34562 नहीं हो सकता है। ठीक है, इट हैज अ अल्फाबेटिक ए, स्टूडेंट्स एज कैन नॉट बी नेगेटिव। ठीक है, और नेक्स्ट होता है ये हमेशा अल्फाबेटिक होना चाहिए, जैसे नाम होता है हमेशा लेटर्स। हेलो, क्या हुआ? यहाँ पे चेक, तो माइक म्यूट कर लीजिए जो लोग कुछ बोल नहीं रहे हैं। और नेक्स्ट है, इट हैज अल्फाबेटिक वैल्यू, यानी नेम हमेशा अल्फाबेट्स के फॉर्म में होना चाहिए। एक एट्रीब्यूट हमेशा ऐसा नहीं कि कुछ कुछ भी वैल्यू उसमें स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली क्या होता है, उसमें कुछ परमिसेबल वैल्यू ही हम लोग स्टोर कर सकते हैं। सिमिलरली किसी स्टूडेंट का एज हम लोग -3 नहीं बना सकते। ठीक है, या फिर -4 नहीं लिख सकते, एज हम लोग माइनस में नहीं लिख सकते। ठीक है, कहाँ गया, कंप्लीटेड। और ये मैपिंग कार्डिनलिटीज 1 to 1। ठीक है, तो यही चीज हम यहाँ पे इसमें बताना, यहाँ पे कहीं पे नहीं लिखा हुआ है। ये जो हम लोग ईआर डायग्राम बनाते हैं ना, इसमें बताते हैं कि मान लो ये इम्प्लॉय है। ठीक है, ये एंटिटी इम्प्लॉय है। हमारी बात सुनिए और कर्सर को थोड़ा सा फॉलो कीजिए, वरना अगर हमारी बात सुनिएगा कर्सर को फॉलो मत कीजिएगा तो कुछ समझ में नहीं आएगा, या फिर सिर्फ अगर कर्सर को फॉलो कीजिएगा हमारी बात नहीं सुनिएगा तो भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा अटेंशन दे के सुनिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। उसके बाद ये अगर मान लो ये इम्प्लॉय क्या है ना, ये एक इम्प्लॉय एंटिटी है और ये डिपार्टमेंट एंटिटी है। ठीक है, तो इसमें कितना, अगर 1 to many दिखाना है तो 1 to many दिखाना है तो यहाँ पे एक एरो लगा देंगे। ठीक है, अगर many to 1 दिखाना है तो यहाँ पे एक एरो लगा देंगे। ठीक है, और many to many दिखाना है तो दोनों साइड पे एरो लगा देंगे। ठीक है, तो और 1 to 1 पे कहीं पे एरो नहीं लगता। तो शायद ये सब ये जब मैपिंग हम लोग एक्चुअल में एक ईआर डायग्राम बना के देखेंगे, एक या दो क्वेश्चंस के लिए करेंगे, ताकि ये सब कुछ क्लियर हो जाएगा। जनरली ये सब, ये अभी हम इसलिए बता रहे हैं ताकि आप इस चीज को एग्जाम में लिख दो, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है डायरेक्ट, व्हाट इज ईआर मॉडल, व्हाट इज एट्रीब्यूट्स, व्हाट इज रिलेशनशिप, व्हाट इज एंटिटी। ठीक है, तो ये सब चीज डायरेक्टली छाप के आना है। ठीक है, ज्यादा कुछ करना नहीं है। और कहाँ गया, ये सब टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट लिखा हुआ है। तो एट्रीब्यूट हम लोग, एक स्टूडेंट का क्या होता है, अलग अलग एट्रीब्यूट होता है, तो उन एट्रीब्यूट को अलग अलग टाइप्स में बांटा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट। देख लेते हैं क्या क्या लिखा है। सिंपल एट्रीब्यूट, सिंपल एट्रीब्यूट आर द एटॉमिक वैल्यूज विच कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स फोन नंबर इज एटॉमिक वैल्यू एंड 10 डिजिट। ठीक है, सिंगल वैल्यू का मतलब है ना कि वो, मतलब सिंपल एट्रीब्यूट का मतलब है कि वो एट्रीब्यूट मतलब सिंपल है। ठीक है, उसको फर्दर कुछ और उससे हम लोग इन्फॉर्मेशन नहीं बना सकते, या फिर उसको डिवाइड कुछ फर्दर नहीं कर सकते, तो उसी को बोलते हैं सिंपल एट्रीब्यूट। ठीक है, उसके बाद है कंपोजिट एट्रीब्यूट। कंपोजिट एट्रीब्यूट आर द मेड ऑफ वन और मोर देन वन एट्रीब्यूट। ठीक है, कंपोजिट में क्या होगा, एक से ज्यादा एट्रीब्यूट मिला के एक एट्रीब्यूट बनाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये स्टूडेंट्स कंप्लीट नेम हैव फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। ठीक है, तो इस चीज को जो रिप्रेजेंट किया गया ना, इसको हम आगे भी देखेंगे। ठीक है, जो टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट है ये हम आगे भी देखेंगे ईआर डायग्राम में। ठीक है, जो सेकंड वाला पीपीटी है उसमें एक बार और ये चीज रिपीटेड है। तो यहाँ पे बस यही कहना है कि एक कंपोजिट एट्रीब्यूट, जैसे मान लो एक डेट हो गया। ठीक है, या फिर क्या ले सकते हैं, हाँ, अगर स्टूडेंट का एड्रेस ले रहे हैं तो उसमें उसका कंट्री भी होगा, उसका स्टेट भी होगा, उसका पिन कोड भी होगा, उसका पोस्टल कोड जो भी है वो सब कुछ होगा, और उस सब को हम अलग कर सकते हैं। आदित्य जी, अहो भाग्य हमारे प्रभु, आप हमारे द्वार पधारे। चलो,
कहाँ थे हम? नेक्स्ट देखते हैं डिराइव्ड एट्रीब्यूट। डिराइव्ड एट्रीब्यूट का सिंपल सा मतलब है कि जैसे मान लो which do not exist physical in the database but their values are derived from the another attributes presented in the database। बस इतना ही पढ़ने की जरूरत है, ठीक है। और ये एवरेज सैलरी इन द डिपार्टमेंट शुड बी सेव्ड इन द डेटाबेस इंस्टेड ऑफ कैन बी डिराइव्ड फॉर अनदर एग्जांपल एज कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। तो ये वाला एग्जांपल थोड़ा सा रिलेटेबल है कि डिराइव्ड को समझने का इससे अच्छा एग्जांपल नहीं, मतलब ये बेस्ट एग्जांपल है, ठीक है। जैसे मान लो डेटाबेस में हम किसी का एज स्टोर करके नहीं रखते, ठीक है। टेबल में हम लोग किसी का भी एज स्टोर करके नहीं रखते कि फलाने का एज 20 साल है और फलाने के सॉरी फलाने चिलाने नहीं करते। मान लो राम का एज 36 है और रोहन का एज है 56 नहीं 26, ठीक है। तो दोनों का एज को ना हम लोग यूनिक एज को डेटाबेस में स्टोर नहीं करते, हम दोनों का बर्थ डेट स्टोर कर रखते हैं। क्यों? क्योंकि अगले साल क्या होगा, उसका एज हो जाएगा 37 और उसका हो जाएगा 27, यानी कि डेटाबेस हमारा गड़बड़ा जाएगा, ठीक है। मतलब हमको फिर से अपडेट करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम उसका डेटाबेस में ना एक्चुअल में डेट ऑफ बर्थ स्टोर कर लें, ठीक है। तो डेट ऑफ बर्थ स्टोर करेंगे तो जब भी हमको उसका एज चाहिए होगा उस टाइम में करंट डेट माइनस उसका डेट ऑफ बर्थ कर लेंगे और हमको एग्जैक्ट उसका डेट ऑफ बर्थ मिल जाएगा, ठीक है। तो है ना काम की बात। तो डिराइव्ड एट्रीब्यूट को यूज करना चाहिए जनरली ये डेट ऑफ बर्थ को स्टोर करने के लिए, ताकि जब एज कैलकुलेट करना पड़े तो यहाँ पे। अच्छा ये चीज बताओ, ये डेट ऑफ बर्थ होगा डिराइव्ड एट्रीब्यूट या एज होगा डिराइव्ड एट्रीब्यूट? आपकी अंडरस्टैंडिंग चेक कीजिए, ये डेट ऑफ बर्थ को हम डिराइव्ड एट्रीब्यूट बोलेंगे या फिर एज को? हेलो आदित्य, बहुत दिन बाद आया, तुम ही बता दो। हाँ भैया। ये डिराइव्ड एट्रीब्यूट एज होगा या डेट ऑफ बर्थ होगा? किसको बोलेंगे डिराइव्ड एट्रीब्यूट? अगर डिराइव्ड एट्रीब्यूट का हम सिंगल लाइन में अगर डेफिनेशन सॉरी बोले ना, ए सॉरी हम डिराइव्ड नहीं थे। एट्रीब्यूट इज डिराइव्ड फ्रॉम अनदर एट्रीब्यूट व्हिच डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। क्या हुआ, कुछ बोला क्या आदित्य? कौन सा वाला होगा? हेलो, लगता है बोल के चुप हो गया। बाकी कोई बता दीजिए कौन सा होगा। डेट को हम डेट ऑफ बर्थ को मानेंगे डिराइव्ड एट्रीब्यूट या एज को? डीओबी। डीओबी, एज को। एज को मानेंगे, ठीक है। क्योंकि ये एज क्या हो रहा है ना, एज हम लोग डिराइव कर रहे हैं, यानी एज को हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं डेट ऑफ बर्थ के बेसिस पे, ठीक है। सिमिलरली ये एवरेज सैलरी होगा, ये डिराइव्ड एट्रीब्यूट होगा। और जो सैलरी होगा वो क्या होगा हमारा, एवरेज सैलरी डिपार्टमेंट शुड बी सेव्ड इन इंस्टीट इट शुड बी डिराइव्ड, ठीक है। हाँ तो यहाँ पे एवरेज सैलरी क्या होगा, डिराइव्ड होगा। मान लो जैसे सबका क्या बोलते हैं, मान लो ना हर यूजर का हम लोग मंथली बेसिस पे इसका कुछ एग्जांपल जैसे कंसिडर कर सकते हैं। मान लो टेबल है, ठीक है, एम्प्लॉयज का। तो उसमें हम लोग बहुत सारा एम्प्लॉयज को अलग अलग सैलरी दिए हैं 5 महीने तक, ठीक है। तो पांचों महीने का हम लोग अलग अलग सैलरी स्टोर करके रखे होंगे। पहले महीने में 1000 रुपए दिए थे इसको, और दूसरे महीने में इसको 1200 दिए थे। अच्छा ये क्या इधर उधर, दूसरे महीने में 1200, तीसरे महीने में 1400 और चौथे महीने में दिए थे 1500 ही। मतलब अलग अलग 5 महीने में, ये भी नहीं कोई पैटर्न में दिए, तो इसलिए हम लोग स्टोर करके रखे, ठीक है। तो अगर हम एवरेज कैलकुलेट करना चाहें कि हम लोग हर मंथ पे कितना किए, तो जरूरी नहीं कि हम लोग को एक छठा कॉलम एवरेज का बना के रखें। हम लोग सिर्फ उसी पांचों को रहने दें और बाद में हम लोग उसका एक एवरेज सैलरी बना लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया इसका डिस्क्रिप्शन। अब बात करते हैं मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट, ठीक है। तो मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट यहाँ पे ये 4 ही का उनको मिला था जगह, इसलिए 5वें को ऐड नहीं किया। अगर यहाँ पे ऐड करना चाहें तो इंसर्ट का ऑप्शन होता है, कर सकते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट में देख लेते हैं। मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट में क्या कहता है कि मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट में कंटेन मोर देन वन वैल्यूज। फॉर एग्जांपल पर्सन कैन हैव मोर देन वन फोन नंबर्स, ईमेल एड्रेसेस etc। देयर एट दीज एट्रीब्यूट टाइप्स कैन कम टुगेदर इन वे लाइक, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा ना, जैसे मान लो मल्टी वैल्यू, ठीक है। जैसे हम लोग अगर मान लें फोन नंबर के केस में, ठीक है, तो फोन नंबर के केस में हम लोग एक से ज्यादा वैल्यू दे सकते हैं एक एंटिटी के लिए। आई रिपीट, एक एंटिटी के लिए। ऐसा नहीं है कि हम लोग अलग अलग हर एक एंटिटी के लिए, जैसे हम लोग रोल नंबर की बात करें, ठीक है, तो एक एंटिटी जैसे मान लो अगर एक रिकॉर्ड है। अच्छा एक एंटिटी कैसे रिप्रेजेंट होगा, अगर एक टेबल है, ठीक है, अगर हमारे पास एक टेबल हो, कोई बता सकता है अगर एक टेबल है तो उसमें एक एंटिटी को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक कॉलम से या एक रो से? हेलो, अगर जो लोग पढ़ चुके हैं वो शायद ये गेस कर सकते हैं कि एक जो मान लो अगर टेबल है, ठीक है,
यहाँ पे मान लो 4 रोज है, ठीक है, 4 रोज हैं और तो 4 रिकॉर्ड्स है, ठीक है, और या फिर और फील्ड्स क्या क्या है, कॉलम है, 3 कॉलम है। अगर जो लोग पढ़े हुए वो रिलेट कर पा रहे हैं हम क्या क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं। तो उसमें एक एंटिटी को क्या करेगा, एक कॉलम रिप्रेजेंट करेगा या एक रो एक एंटिटी को रिप्रेजेंट करेगा, बता दीजिए ताकि हम मूव करें। एंटिटी में रो को रिप्रेजेंट करेंगे। बिल्कुल सही, क्योंकि अगर स्टूडेंट का अगर हम डेटा स्टोर कर रहे हैं तो एक स्टूडेंट का क्या बोलते हैं, एक स्टूडेंट को एक रो ही रिप्रेजेंट करेगा, नहीं एक एंटिटी को, ठीक है। तो वही बात है, और उस एंटिटी में ना कुछ वैल्यू होगा, जैसे मान लो स्टूडेंट के केस में क्या होता है, उसका फोन नंबर और ईमेल हो सकता है और वो रिपीटेड हो सकता है, ठीक है। तो वो रिपीटेड रिपीटेड नहीं, सॉरी, मतलब एक स्टूडेंट के लिए एक ही रिकॉर्ड के लिए, जैसे मान लो ये एक रो बना, ठीक है, तो उसी एक रो में अगर हम बात करें फोन नंबर की तो हम लोग 2 वैल्यूज असाइन कर सकते हैं, ठीक है, तो उसी को क्या बोलेंगे, मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट। दिस इज फॉर इतना, मतलब नेक्स्ट चलते हैं। अब हम लोग उसी पैटर्न में आए थे जिस पैटर्न में हम लोग आगे बढ़ रहे थे, ठीक है। तो ये स्लाइड भी ऑलमोस्ट स्टार्ट कितना 35 तक है। क्या क्या है इसमें, कॉर्ड्स रूल, इंफॉर्मेशन रूल, हाँ ठीक है, चलते हैं, कहाँ गया। हाँ ये डिग्री वाला हो गया था, मैपिंग हो गया था, अलग अलग टाइप का मैपिंग्स होता है, ईआर मॉडल में हम लोग थे और यहाँ से हम स्विच कर गए थे, ठीक है। तो अब यहाँ पे वही चीज लिखा हुआ है, रिप्रेजेंटेड बाय रेक्टेंगल। अगर स्टूडेंट को रिप्रेजेंट करना हो तो एक रेक्टेंगल में डाल देंगे, टीचर को एक रेक्टेंगल में, प्रोजेक्ट्स अगर है, एम्प्लॉयज के केस में अगर एम्प्लॉय का भी बनाना होता तो हम यहाँ पे क्या करते, इसको करते कॉपी और इसको करते पेस्ट और इसको कर देते यहाँ पे लगा देते, यहाँ पे लगा देते, ठीक है। और बस इसमें क्या करना है, एडिट टेक्स्ट, और यहाँ पे एम्प्लॉय को भी एक एंटिटी हम बना देते, ठीक है। इस सब के बीच में आप ध्यान रखना, ना ही हम इसका कुछ एट्रीब्यूट बनाए हैं और ना ही इसका कुछ इसके बीच में रिलेशन, अगर प्रोजेक्ट और अच्छा एंटिटी हम लिख दिया, किसी को रिपीट करना चाहिए था, यहाँ पे हमको एम्प्लॉय बनाना था। आवाज कट कट के आता है सर। सबको नहीं आ रहा है कि जब आवाज कट के अगर कोई ऐसा कंप्लेन करते हैं, मतलब ऐसा क्या बोलते हैं, कंप्लेन नहीं, मतलब बोलते हैं कि आवाज कट के आ रहा है, तो बाकी जिनको अगर आवाज सही आ रहा है तो वो एक बार कंफर्म कर दे कि आवाज सही है, शायद उनके नेट का इशू है। आदित्य के लिए ये काम अनिकेत, नेट बंद कर दिया गया, खत्म नहीं चल रहा, एक सेकंड देना, लाके दो ना फोन, लगा दो।